नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम एसएसटी के प्रीवियस ईयर को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को आपने बड़े ही ध्यान से सुनना है और वीडियो की शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट बुद्धास टीचिंग। अगर आपने बुद्धा वाला लेसन पढ़ा हुआ है तो आप इस प्रश्न का अच्छे ढंग से जवाब दे पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के उपदेशों के संबंध में सही है? अवर सफरिंग्स एंड अनहैप्पीनेस आर इन रिजल्ट ऑफ अवर पास्ट बर्थ्स, कि हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों के परिणाम हैं। अवर सफरिंग्स एंड अनहैप्पीनेस आर अ रिजल्ट ऑफ अवर क्रेविंग्स एंड डिजायर्स, कि हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं की वजह से ही हैं। सो ऑप्शन नंबर 3, ऑल बिलीवर्स हैड टू एक्सेप्ट एंड फॉलो द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा फॉर अ हैप्पी लाइफ, कि एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को उनके उपदेशों को मानना और पालन करना आवश्यक है। बात करें इनमें से कौन सा जो दो ऑप्शन है या फिर तीनों ऑप्शन है सही है गलत है, आपने इसी के बारे में बताना है। पहली ऑप्शन तो बिल्कुल सही है कि अवर जो सफरिंग्स होती हैं, हमारे जो कष्ट हैं, दुख हैं, हमारे पिछले जन्म का परिणाम होते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही कही हुई है। सो ऑप्शन नंबर ए तो होने वाला है। बी को देखें तो जो हमारी सफरिंग्स होती हैं, जिसे हम कष्ट कह देते हैं, कि हमारे जो कष्ट हैं, हमारी जो लालसाएं होती हैं, इच्छाओं की वजह से ही होती हैं। और इनकी जो टीचिंग्स में बात कही गई थी कि जो हमारी लालसाएं होती हैं इनको ख़त्म कर देना चाहिए, तो हमारे पास कोई भी दुख नहीं रहेगा। सो ऑप्शन नंबर बी भी सही है, बट सी गलत है, क्योंकि इन्होंने ये कहीं भी नहीं बोला कि बुद्धा टीचिंग को अगर आप फॉलो करोगे तो आप हैप्पी लाइफ को लीड करोगे। सो ऑप्शन नंबर सी को आप गलत करेंगे। ए भी जिस ऑप्शन में दिखेगा, मतलब ऑप्शन नंबर 4, तो यही आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इंक्रीज डिमांड फॉर इंडियन टेक्सटाइल, कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप के बाजारों में भारतीय कपड़ों की जो मांग थी वो बहुत तेजी से भारत के बुनकरों में निम्नलिखित परिवर्तन आए। मांग बढ़ने के कारण भारत के जो बुनकर थे उनकी जिंदगी में क्या परिवर्तन आया? अधिकाधिक लोगों ने कताई, धुलाई और रंगाई का धंधा अपना लिया। शिल्पकारों के कामकाज में स्वतंत्रता की बढ़ोतरी हुई। डिजाइनों में बहुलता और शिल्पकारों की कलात्मक में बढ़ोतरी हुई, या फिर एजेंटों से पहले ही पेशगी लेकर काम करने की नई प्रणाली की शुरुआत हुई। सही ऑप्शन की बात करें तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी तो आपका बिल्कुल सही होने वाला है। मान लीजिए अगर डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने के साथ साथ जो वहाँ के लोग होंगे, या फिर कह सकते हैं कि जो भी वहाँ के वेवर्स थे, बुनकर थे, अब वो क्या करेंगे? नई नई चीज़ों को बनाना शुरू करेंगे। सो कह सकते हैं कि जो डिज़ाइन में वैरायटी थी, भिन्नताएं देखने को मिलती थी, वो बढ़ी। जो क्राफ्ट पर्सन हुआ करते थे उनकी क्रिएटिविटी भी देखने को मिली। सो ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी की बात करें, शिल्पकारों के कामकाज में स्वतंत्रता आई। अंग्रेजों का टाइम था, अंग्रेजों ने कह सकते हैं कि ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ था, तो इसमें शिल्पकारों की स्वतंत्रता में हमें देखने को बढ़ोतरी नहीं देखने को मिली। सो ऑप्शन नंबर बी तो गलत होगा, बट ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। क्यों? क्योंकि एजेंटों से पहले पेशगी लेकर काम करने की नई प्रणाली शुरुआत हुई, जिसमें बात कही जा रही है कि वर्किंग ऑन अ न्यू सिस्टम ऑफ एडवांस पेमेंट फ्रॉम एजेंट्स। सो ऑप्शन नंबर डी भी आपका सही होगा। ए गलत है, बी गलत है, सी डी सही है। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी में सी और डी की बात कही जा रही है। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगले प्रश्न में ज्योति राव फूले से संबंधित एक प्रश्न है। ज्योतिराव फूले ने एक किताब लिखी थी 1873 में, ऑन द डिसमल कंडीशन ऑफ लोअर कास्ट वर डेडिकेटेड टू। निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिराव फूले की 1873 में आई किताब समर्पित है। नेशनलिस्ट ऑफ एंटी कॉलोनियल मूवमेंट ऑफ इंडिया, कि भारत में उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के राष्ट्रवादियों को, भक्ति सिंगर्स की भक्ति गायकों को, या फिर एंटी स्लेवरी एक्टिविस्ट ऑफ अमेरिकन सिविल वॉर, कि अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को, या फिर ब्रह्मो समाज रिफॉर्मर्स के ब्रह्मो समाज सुधारकों को। बात करते हैं ज्योतिराव फूले ने जो किताब लिखी थी 1873 में, कौन सी किताब लिखी थी? उन्होंने जो निम्न जातियों की दुर्दशा पर उन्होंने एक किताब लिखी थी। तो वो क्या करती थी? जो उन्होंने किताब लिखी, उन्होंने एक बात दिखाने की कोशिश की कि जैसे अमेरिका में जो गृह युद्ध चल रहा था वहाँ पर स्लेवरी देखने को मिलती थी, गुलाम प्रथा, दास प्रथा देखने को मिलती थी, बट भारत में भी कुछ इस तरह का सिस्टम देखने को मिलता था जिससे आप जाति वाला सिस्टम कह सकते हैं। तो उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि जो जाति वाला सिस्टम है और यहाँ पर अमेरिका में जो गृह युद्ध चल रहा है वो दोनों सेम ही हैं।
सो इससे वो क्या करना चाहते थे, अटेंशन भी पाना चाहते थे और दिखाना चाहते थे कि ऐसा कुछ हो रहा है। सो ऑप्शन नंबर आपका 3 एकदम सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 3 पर आप लगाएंगे टिक कि एंटी स्लेवरी एक्टिविस्ट ऑफ अमेरिकन सिविल वॉर। उस टाइम पर ही यहाँ पर दास प्रथा भी काफी ज्यादा पीक पर थी अगर उस टाइम की बात करें, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। सो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है सेंटेंस बेस्ड। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपने देखना है कि 19वीं सदी के दूसरे अर्ध तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे और सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलनों की शुरुआत की कि बाय द सेकंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी पीपल फ्रॉम विद इन द नॉन ब्राह्मण कास्ट, मतलब कि कुछ जो नॉन ब्राह्मण कास्ट के लोग थे, नीची जाति के लोग हो सकते हैं या फिर छोटी जाति के लोग हो सकते हैं, तो उन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी थी और सामाजिक जो समानता होती है, न्याय होता है, उसकी मांग शुरू कर दी थी। दूसरे में लिखा है कि मध्य भारत में सनातामी आंदोलन की शुरुआत घासी दास ने की थी, जिन्होंने चमड़े के काम करने वालों के बीच काम किया और उनको संगठित किया, उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन किया। सो आपने देखना है कि जो पहली बात बताई गई है, क्या वो दूसरे में ऑप्शन उसका जो उदाहरण दिया गया है वो सही है कि नहीं है। तो यहाँ पर लिखा है सतनामी जो मूवमेंट आपको देखने को मिला सेंट्रल इंडिया में, इस किनके द्वारा फाइंड किया गया था। और आपको ये भी बात पता लगेगी कि अगर ये सेंटेंस सही है तो घासीदास मूवमेंट, घासीदास के द्वारा जो मूवमेंट चलाया गया था उनका नाम क्या था। हो सकता है अगली बार आपको ये क्वेश्चन देखने को मिले कि जो सतनामी मूवमेंट चलाया गया था, सतनामी आंदोलन चलाया गया था, वो किनके द्वारा चलाया गया था। Who worked among the leather workers and organized a movement to improve their social status। So इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो 4 है आपका वही सही जवाब होगा। कह सकते हैं कि 19वीं शताब्दी में जो गैर ब्राह्मण लोग हुआ करते थे, चाहे वो निम्न जाति के लोग हों, उन्होंने समानता का अधिकार पाने के लिए आंदोलनों की शुरुआत कर दी थी। और जो सतनामी आंदोलन था उसको चलाया गया था घासीदास के द्वारा। ये भी कह सकते हैं कि एक इसी तरह का काम किया करते थे इनके लीडर, कह सकते हैं हम। तो यह बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 4 पर आप लगा सकते हैं टिक। चलेंगे अगले प्रश्न के ऊपर। अगला जो प्रश्न है जिसमें पूछा जा रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग reinterpreted verses from Quran to argue for women's education कि निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पूर्ण व्याख्या करके यह कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। और हमें पास्ट में कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जैसे कि राजा राम मोहन राय, जब उन्होंने देखा कि औरतों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, सती प्रथा में जैसे कि उनके जो हस्बैंड हुआ करते थे उनकी मौत के जस्ट बाद उनको भी जला दिया जाता था जो फीमेल्स हुआ करती थी। तो इस तरह उन्होंने क्या किया, उस तरह जो राजा राम मोहन राय जैसे लोग थे ये सामने आए, उन्होंने धार्मिक किताबें उठाई। धार्मिक किताबें उठाने के बाद उन्होंने उसके कुछ शब्द या फिर कह सकते हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस को लिया और कहा कि देखिए इन सेंटेंस से पता लगता है कि हमारा जो धर्म है उसमें तो औरतों को पढ़ने के लिए ज़्यादा कहा गया है या फिर उनके अधिकारों की बात कही गई है। सो इसी तरह कह सकते हैं कि एक और आपको देखने को मिलती हैं जिन्होंने क्या किया था कि वुमेन्स एजुकेशन के लिए कुरान में से कुछ लाइनों को उठाया, वर्सेस को उठाया और बताया कि भाई हमें तो पढ़ने की आज़ादी दी गई है, हमें भी हमारे अधिकार मिलने चाहिए। सो इसमें से वो कौन थे, क्या उनका नाम बेगम अनीस किदवई था या मुमताज़ अली था, हजारा बीबी इस्माइल था या फिर बेगम रुकैया सखावत हुसैन था। सही ऑप्शन की बात करें तो मुमताज़ अली उनका नाम था। इन्होंने क्या किया, कुरान में से कुछ आयतों को उठाया और कहा देखिए इसमें भी कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि हमारे जो फीमेल्स के खिलाफ बात कही गई हो, हमें भी बिल्कुल पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। इस तरह इन्होंने क्या किया, वुमेन्स एजुकेशन की बात की। सो ऑप्शन नंबर 2 को आप लगा सकते हैं टिक। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। वी नो वेरी लेस अबाउट ट्राइबल ग्रुप्स इन द मिडाइवल पीरियड बिकॉज कि आपको क्या लगता है कि मध्यकाल में जो जनजातीय समूह हुआ करते थे जिसे आप एसटी भी कहते हैं, कि हमें बहुत कम जानकारी मिलती है। क्यों? क्योंकि इट डिड नॉट कीप रिटन रिकॉर्ड सो देयर इज लेस इंफॉर्मेशन, कि लिखित दस्तावेज ही नहीं थे जिसके कारण हमें उनके बारे में कम जानकारी मिलती है। या फिर ऑप्शन नंबर बी होगा, दे वर नॉट लिविंग इन एरियाज वेयर मिडेवियल रूलर वेंचर्ड, कि वे इन इलाकों में नहीं रहते थे जहां मध्यकालीन शासक गए थे। या फिर ऑप्शन नंबर सी, दे केम इनटू लाइमलाइट ओनली आफ्टर द ब्रिटिश एस्टेब्लिश देयर रूल, कि ब्रिटिश शासन के स्थापित होने के बाद ही वे लोगों की नजर में आ पाए। या फिर ऑप्शन नंबर 4, दे वर आइसोलेटेड एंड लिव्ड इन
सेक्लूजन केवल गांव में थे और एकांत में रहते थे। बात करते हैं कि हमें ट्राइबल लोगों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती। इसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है कि उस टाइम का जो रिटन रिकॉर्ड था इन लोगों के बारे में वो इतना ज़्यादा रखा नहीं गया था, और ये इनकी जो बातें हुआ करती थी यह ट्रेडिशन टू ट्रेडिशन या फिर एक लोगों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ऑरली जाया करती थी, बोलकर या फिर सुनकर ही जाया करती थी। सो इसलिए जो भी हमें डाटा मिला है वो दूसरे सोर्सेज से इकट्ठा करना पड़ा है। सो इसके कारण इनके बारे में जो जानकारी है वो हमें इतनी ज़्यादा नहीं मिलती, जानकारी कम मिलती है। सो ऑप्शन नंबर 1 को आप लगा सकते हैं टिक। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है इन द रजिस्टर ऑफ गॉड्स क्रिएशन सिंस हर अकाउंट डिड नॉट फॉल अंडर द कॉलम ऑफ मैन हाउ डिड शी गेन फ्रॉम ऑल ऑफ हर एक्सलेंट क्वालिटीज फ्रॉम whom was this passage written in the 13th century। कि ये बात लिखी गई है, कौन सी बात लिखी गई है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। यह लेखांक 13वीं शताब्दी में किसके लिए लिखा गया था? क्या उनका नाम दिद्दा था, क्या वो रजिया नाम था, या फिर गौतमी, या फिर रुद्रमा देवी? ये बात लिखी गई थी रजिया के बारे में। रजिया किसकी बेटी थी? रजिया बेटी थी इल्तुतमिश की, और ये पहली कह सकते हैं फीमेल सल्तनत काल की लीडर कह सकते हैं हम, या फिर आप का जो भी दिल करे कि शासक थी। और इनको लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये फीमेल थे, और ऐसी बात नहीं है कि इनमें क्वालिटीज नहीं थी, सारी खूबियां होने के बाद भी क्योंकि सिर्फ ये मेल नहीं थी इसलिए यहां पर ये बात कही गई है कि इसलिए इनकी शानदार खूबियों को भी आखिर हासिल क्या हुआ। मतलब कि इनको जो अचीवमेंट मिलनी चाहिए थी, इनको जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी वो मिली नहीं, हालांकि इन्होंने बहुत अच्छा ही शासन किया। सो रजिया इनका नाम है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। ये बात सारी कही गई है रजिया सुल्ताना के बारे में। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट टेक्नोलॉजी यूज्ड इन 12th सेंचुरी। 12वीं शताब्दी की बात कही जा रही है कि 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आर्क्स वर कंस्ट्रक्टेड टू ट्रांसफर द वेट ऑफ द सुपरस्ट्रक्चर। की जो मेहराब का निर्माण अधिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था। क्या यह बात सही है? या फिर ऑप्शन नंबर बी कि द सेंटर ऑफ द आर्क वाज कॉल्ड द बेस स्टोन। क्या मेहराब का जो मध्य भाग था, आधारशिला, उसको कहते क्या थे? तो आपने बताना है। सो ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल आपका सही है कि जो मेहराबों का निर्माण अधिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए ही बनाया जाता था। सो ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो इसमें क्या होगा आपका सही जवाब? ऑप्शन नंबर बी आपका गलत होने वाला है। क्यों गलत होने वाला है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि जो मेहराब का जो मध्य भाग था, आधारशिला नहीं कहलाता था, उसको हम क्या कहते थे? बेस स्टोन नहीं कहते थे, हम उसको की स्टोन कहते थे। क्या कहते थे? उसको हम की स्टोन कहते थे। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 2 है वो होगा गलत, और केवल 1 आपका आ जाएगा सही जवाब। चलते हैं आज के अगले प्रश्न के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन से पूरा पाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले हैं? आपने सिर्फ नाम बताना है। स्टैटिक बेस्ड प्रश्न कह सकते हैं। क्या वो कोल्डी हवा है, इनाम गांव है, ब्रह्मगिरी है, या फिर हुंगसी है? सो सही जवाब इसका होगा कि हमें पूरा पाषाण स्थल में जो चूना पत्थर से बने औजार मिले हैं वो जगह है हुंगसी। ऑप्शन नंबर 4 को आप लगा सकते हैं टिक। और चलते हैं आज के अगले प्रश्न के ऊपर। बात कही जा रही है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द महाजन पद रिगार्डिंग द कलेक्शन ऑफ रेगुलर टैक्सेस। करों की बात कही जा रही है, महाजन पदों की बात कही जा रही है कि अगर कर वसूलने की बात करें तो कौन सी बात यहां पर गलत लिखी गई है? अखेटकों तथा संग्राहकों को भी जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजा को देनी पड़ती थी। कि जो हंटर और गैदरर्स हुआ करते थे उनको भी राजा को क्या देना पड़ता था? कर के रूप में उनको खाना, या फिर कह सकते हैं कि जो जंगलों से प्राप्त चीजें होती थी वो देनी पड़ती थी। देयर वर टैक्सेस ऑन गुड्स दैट वर बॉट एंड सोल्ड थ्रू ट्रेड। कि व्यापार में खरीदी व बेची जाने वाली वस्तुओं पर कर लगाया जाता था। जो व्यापार था, बिजनेस था, उसमें जो चीजें बेची जाती थी, खरीदी जाती थी, उनमें वस्तुओं पर क्या लगाया जाता था? कर लगाया जाता था। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है यूजुअली टैक्स ऑन क्रॉप्स वर फिक्स्ड 1/2 ऑफ व्हाट वाज प्रोड्यूस। कि ज्यादातर जो फसलें हुआ करती थी, मान लीजिए कि आपने 100 क्विंटल गेहूं उगाया, मतलब 100 नहीं 100 किलो आपने 1 क्विंटल गेहूं उगाया, तो आपको राजा को कितना देना पड़ेगा? आपको सीधा 50 किलो राजा को देना पड़ेगा, आधा भाग। सो ये बात कही जा रही है। या फिर ऑप्शन नंबर 4 होगा कि हर्डर्स वर एक्सपेक्टेड टू पे टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ एनिमल एंड एनिमल प्रोड्यूस। कि जो चरवाहे होते थे, जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते थे, उनको क्या देना पड़ता था? उनके जो उत्पाद है जैसे कि दूध, दही,
पनीर वगैरह ऐसी चीज़ें जो दूध से बनी हुई चीज़ें थी वो राजा को देनी पड़ती थी। तो इसमें ये बात कही जा रही है। सो आपने बताना है कौन सा जवाब यहाँ पर गलत है। सो ऑप्शन नंबर आपका 3 गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उस टाइम में जो राजा को दिया जाने वाला कर था वो कितना हुआ करता था? वो होता था 1/6। कितना होता था? 1/6। तो मान लीजिए आपने कोई चीज ग्रो की है या फिर आप किसी भी चीज का उत्पादन कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने उत्पादन का 1/6 देना है, ना कि 1/2। और बाकी सारी चीजें यहां पर सही कही गई हैं। हंटर और गैदरर्स के बारे में भी यहां पर बात सही लिखी है, व्यापारियों के बारे में भी और हर्डर्स के बारे में भी। सो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न। उम्मीद करता हूं आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो इसी के साथ दें इजाजत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।